जानते हैं, इस ग्रह पर हमारी सामूहिक संपत्ति वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार लगभग 450 ट्रिलियन डॉलर का है। यह लगभग 7,500 जेफ बेजोस के बराबर है और उनमें से लगभग 40 विदेश में गायब हो गए हैं। हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि कैसे निगम और अरबपति अपनी संपत्ति विदेशों में छिपाते हैं हमारे ऑफशोर बैंकिंग वीडियो में। लेकिन इससे एक बड़ा ज्यादा दिलचस्प सवाल उठता है, टैक्स हेवंस के लिए इसमें क्या है, पता लगाते हैं। एजुकेशनल अनुराग चैनल में आपका स्वागत है। हम आज ऑफशोर दुनिया के पैमाने के बारे में बात करके शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस समय 8 से 12 ट्रिलियन डॉलर के बीच की राशि विदेश में टैक्स हेवन में छिपी पड़ी है। यह जापान के पूरे सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है, जो वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कल्पना कीजिए कि जापान एक साल में कितना कमाता है, और फिर कल्पना कीजिए कि यह सब गुप्त खातों में शेल कंपनियों के हाथों में चला जाता है, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके कुछ परिणाम जरूर होंगे। IMF के अनुसार विदेशी संपत्ति के कारण सरकारों को हर साल कर राजस्व में 400 से 600 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। नॉर्वे जैसे देशों में हुए शोध से पता चलता है कि सबसे धनी 0.01% अपनी लगभग 1/3 संपत्ति विदेश में रखते हैं। UK, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों में यह संख्या बढ़कर 40% हो जाती है। हर वह डॉलर जिस पर विदेश में कर नहीं लगता, सरकारें उसकी भरपाई वेतन, उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों पर कर बढ़ाकर करती हैं। यही कारण है कि आपका वेतन कम लगता है, जबकि बहुराष्ट्रीय निगम रिकॉर्ड मुनाफा कमा सकते हैं। अपतटीय वित्त कर के बोझ को ऊपर से नीचे की ओर मध्यम वर्ग की ओर स्थानांतरित करता है। तो आखिर टैक्स हेवन क्या है? इसकी परिभाषा बहुत सीधी है, एक ऐसा क्षेत्राधिकार जो बहुत कम से लेकर शून्य कर, सख्त वित्तीय गोपनीयता और कंपनियां या खाते खोलने का एक सहज तरीका प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी कानूनी व्यवस्था को एक वित्तीय उत्पाद में बदल दिया है। निगमों पर कर लगाने के बजाय वे उन्हें लगभग कोई कर न लगाने के वादे के साथ आमंत्रित करते हैं। अब जब लोग टैक्स हेवन के बारे में सोचते हैं, तो वे केमैन द्वीप, बरमूडा या ब्रिटिश वर्जिन द्वीप जैसे उष्णकटिबंधीय द्वीपों की कल्पना करते हैं, और वे गलत नहीं हैं। ये देश खरबों डॉलर के अपतटीय फंडों का प्रबंधन करते हैं, लेकिन टैक्स हेवन का भूगोल इससे कहीं बड़ा है। यूरोप में लक्जमबर्ग, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टीन ने कर अनुकूलता को ध्यान में रखकर वित्तीय उद्योग स्थापित किए हैं। एशिया में सिंगापुर और हांगकांग का दबदबा है, जबकि मध्य पूर्व में दुबई मोबाइल संपत्ति का नया केंद्र बन गया है। और यह केवल अरबपतियों के लिए ही नहीं है, निगम भी टैक्स हेवन पर उतनी ही निर्भर हैं। एप्पल ने अपने यूरोपीय मुनाफे को आयरलैंड भेजा, उन्हें नीदरलैंड के माध्यम से भेजा और अंततः उन्हें बरमूडा की एक मेलबॉक्स कंपनी में स्थानांतरित कर दिया। इस कानूनी ढांचे ने कंपनी को करों में अरबों डॉलर बचाए, इससे पहले कि नियामकों ने इसे अंततः बंद कर दिया 2021, जिससे पता चला कि जेफ बेजोस, एलोन मस्क और माइकल ब्लूमबर्ग जैसे जाने माने नामों ने कुछ वर्षों में कानूनी तौर पर लगभग 0 संघीय आयकर का भुगतान किया, जबकि उनकी कुल संपत्ति अरबों में बढ़ गई। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वेतन पर निर्भर नहीं रहते, उनकी संपत्ति संपत्तियों, ट्रस्टों और अपतटीय संरचनाओं में रहती है, और जब तक वे उन संपत्तियों को नहीं बेचते, जो केमैन द्वीप समूह में लगभग 70,000 निवासी हैं, लेकिन वहाँ 1 लाख से ज्यादा पंजीकृत कंपनियां हैं, वहाँ वास्तव में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक कंपनियां हैं। लक्जमबर्ग, जो रोड आइलैंड से भी छोटा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवेश कोष केंद्र है, जो हमें यहाँ असली सवाल की ओर ले जाता है। ये देश न केवल इसकी अनुमति क्यों देते हैं, बल्कि इसके इर्द गिर्द पूरे उद्योग क्यों बनाते हैं। खैर, इसका उत्तर देने के लिए हमें टैक्स हेवन के व्यावसायिक मॉडल को देखना होगा। अरबपति अपने पैसे को निजी रखने के लिए टैक्स हेवन का उपयोग करते हैं। हो सकता है कि आप लक्जमबर्ग में अरबों डॉलर न छिपा रहे हों,
लेकिन आपकी जानकारी उतनी ही कीमती है। इस समय आपके द्वारा देखी जाने वाली हर वेबसाइट, आपके द्वारा खोले जाने वाले हर ऐप पर नजर रखी जा रही है। विज्ञापनदाता आपको ज्यादा चीजें बेचने के लिए आपकी प्रोफाइल बनाते हैं और डेटा ब्रोकर आपकी पीठ पीछे आपकी निजी जानकारी का व्यापार कर रहे हैं। और जब आप यात्रा करते हैं तो यह और भी बदतर हो जाता है। हर बार जब आप किसी हवाई अड्डे, होटल, यहाँ तक कि अपने पसंदीदा कॉफी शॉप में सार्वजनिक वाईफाई में लॉग इन करते हैं तो कोई यह देख सकता है कि आप क्या ब्राउज कर रहे हैं या आपके क्रेडिट। आइडेंटिटी थेफ्ट गवर्नमेंट पर जाएं और एक क्लिक से आप अपनी पूरी ऑनलाइन गतिविधि को गुमनाम बना सकते हैं। ठीक है, आइए टैक्स हेवन के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो किसी देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए उसे सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों के लिए भुगतान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपने नागरिकों से कर वसूलना होगा। कर राजस्व वस्तुतः राज्य के वित्त की रीढ़ है, इसके बिना सरकारें गिर जाती हैं। यही बात टैक्स हेवन को लगभग अविश्वसनीय बना देती है ना वे पारंपरिक करों में लगभग शून्य वसूलते हैं, न आयकर, न कॉरपोरेट कर, कुछ भी नहीं। ऊपरी तौर पर उनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन्हें देशों के रूप में देख रहे हैं, जबकि वास्तव में वे व्यवसायों की तरह काम करते हैं। उनका उत्पाद एक शून्य कर वातावरण है और आप इसका हिस्सा बनने के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। यह मूलतः अतिधनी लोगों के लिए एक महिमामंडित सदस्यता मॉडल है। संयोग से उनका अपना झंडा और राष्ट्रीय पशु है। केमैन द्वीप समूह के लिए एक अनोखी बात वह है नीला इगुआना। और केमैन द्वीप समूह की बात करें तो वे शून्य कॉरपोरेट आयकर वसूलते हैं। फिर भी यह दुनिया के शीर्ष वित्तीय केंद्रों में से एक है। वहां स्थापित प्रत्येक कंपनी की यह संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं है। एक साधारण ऑफशोर कंपनी के लिए आप केवल $3,250 का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं, जिसमें सरकारी दस्तावेज, एक पंजीकृत कार्यालय, एक एजेंट और कानूनी दस्तावेज शामिल हैं। और आपको सालाना लगभग इतना ही भुगतान करना होगा। हेज फंड जैसी जटिल संरचनाओं के लिए शुल्क लगभग $50,000 तक बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कंपनी को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए न्यूनतम सरकारी खर्च भी लगभग $1,000 प्रति वर्ष होता है। और अगर ये आंकड़े थोड़े कम लग रहे हैं तो याद रखें कि केमैन द्वीप समूह में लोगों से ज्यादा कंपनियां हैं। नतीजा यह है कि केमैन द्वीप समूह के आधे से ज्यादा सरकारी राजस्व वित्तीय सेवाओं से आता है। अरबों डॉलर की कंपनियां लाखों डॉलर के करों के बजाय कुछ $1,000 की निश्चित फीस देना पसंद करेंगी और सरकार के लिए ये फीसें तेजी से बढ़कर सालाना करोड़ों डॉलर हो जाती हैं, बिना किसी नागरिक पर बोझ डाले। और यह सिर्फ फीस की बात है। करमुक्त क्षेत्र अपतटीय धन से एक संपूर्ण घरेलू उद्योग भी निर्मित करते हैं। इंग्लिश चैनल के जर्सी और ग्वेर्नसे द्वीप समूहों में वित्तीय सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा बनाती हैं। वकील, लेखाकार, लेखा परीक्षक, अनुपालन अधिकारी, हजारों स्थानीय लोग अपतटीय वित्त के कारण उच्च भुगतान वाली नौकरियों में काम करते हैं। यदि आप इनमें से किसी उच्च भूमि में लेखाकार बनने का प्रशिक्षण लेते हैं तो अपतटीय बैंकिंग ही शहर में लगभग एकमात्र नौकरी है। इससे एक पेशेवर वर्ग का निर्माण होता है जिसकी आजीविका इस करमुक्त क्षेत्र को जीवित रखने पर निर्भर करती है। बैंक, कानूनी फर्म और परामर्श कंपनियां इस प्रणाली को बनाए रखने के लिए पैरवी करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि यह लाभदायक और स्थिर बनी रहे छोटे क्षेत्राधिकारों के लिए जो अन्यथा पर्यटन या मछली पकड़ने पर निर्भर होते। अपतटीय वित्त स्थिरता और समृद्धि के बीच का अंतर है। और फिर राजनीतिक प्रभाव भी है। जब आपके पास खरबों डॉलर की विदेशी संपत्ति होती है तो आप अचानक वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छोटे देश जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अप्रासंगिक होने चाहिए, अचानक अपरिहार्य हो जाते हैं क्योंकि वे विश्व की संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। लक्समबर्ग इसका एक आदर्श उदाहरण है। यह देश रोड आइलैंड से भी छोटा है, फिर भी यह दुनिया का सबसे बड़ा निवेश कोष केंद्र है।
जो 5 ट्रिलियन यूरो से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है। इसका वित्तीय उद्योग लक्जमबर्ग को यूरोपीय संघ के अंदर उसके आकार से कहीं अधिक प्रभाव प्रदान करता है। कुछ आश्रय स्थल इस मॉडल को और भी आगे ले जाते हैं। अपतटीय पूंजी का उपयोग व्यापक विकास के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में करते हैं। सिंगापुर, जो कभी एक संघर्षरत उत्तरौपनिवेशिक नगर राज्य था, ने अपनी कमतर व्यवस्था का इस्तेमाल बैंकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किया। समय के साथ उस धन ने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, शीर्ष विश्वविद्यालयों और उन्नत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को वित्त पोषित किया। आज सिंगापुर एक वैश्विक वित्तीय महाशक्ति है, जिसके सकल घरेलू उत्पाद में वित्त का योगदान लगभग 14% है और इसकी प्रतिष्ठा पनामा या केमैन द्वीप समूह से कहीं अधिक स्थिर है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ एक पैटर्न दिखाई देगा। ये सभी जगहें छोटी हैं। कैरिबियन में कुछ द्वीप, यूरोप में लक्जमबर्ग या लिechtenstein जैसा एक छोटा सा क्षेत्र। इन विशुद्ध गोपनीयता वाले द्वीपों के विपरीत इसने अपतटीय मुनाफे को ठोस संपत्तियों में पुनर्निवेशित किया। बंदरगाह, हवाई अड्डे, विश्वविद्यालय और कानूनी स्थिरता। आज सिंगापुर एक वैश्विक केंद्र है। और अंत में स्विट्जरलैंड, कभी बैंक गोपनीयता का पर्याय रहे, इस संगठन ने धन प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता की ओर रुख किया। गोपनीयता कानूनों के खत्म होने के बाद भी यह प्रतिस्पर्धी बना रहा, क्योंकि इसने एक ऐसा भरोसा कायम किया था जो पैसे छिपाने से कहीं आगे तक जाता था। अब इसकी तुलना हारने वालों से कीजिए। पनामा तो जाहिर है ना। 2016 में पनामा पेपर्स ने इसके गोपनीयता उद्योग पर से पर्दा हटा दिया और इसके नतीजे बेहद क्रूर थे। ग्राहक भाग गए, नियामकों ने हमला किया और पनामा कभी उबर नहीं पाया। या ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसे कैरिबियाई सूक्ष्म स्वर्गीय स्थानों को ही लीजिए। वे ट्रेंच कोट पहने किसी आदमी के बराबर हैं जो आपको आपकी पालतू सुनहरी मछली के लिए जीवन बीमा बेच रहा हो। पूरी तरह से मेलबॉक्स कंपनियों पर निर्भर, कोई विविधीकरण नहीं। और लगातार वर्षों तक यह रूसी पूंजी पर फलता फूलता रहा, जब तक कि प्रतिबंधों और यूरोपीय संघ के दबाव ने स्पष्ट कारणों से इसे बंद नहीं कर दिया। लगभग रातों रात इसका अपतटीय उद्योग लुप्त हो गया। यहाँ पैटर्न स्पष्ट है। मेरे दोस्त, रास्ते में एक मोड़ है। पुनर्निवेश करें और विकसित हो या निर्भर रहें और स्थिर रहें। विजेताओं ने अपतटीय वित्त का उपयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा और वैधता के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया। हारनिवित रहने और फलने फूलने के तरीके खोजता रहेगा। कर मुक्त देशों ने संप्रभुता को ही एक उत्पाद में बदल दिया। वे इसलिए मौजूद नहीं हैं क्योंकि वे अरबपतियों के लिए लाभदायक हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं कर मुक्त देशों के लिए लाभदायक हैं। और जब तक अमीरों को अपने पैसे के लिए घर की जरूरत है, हमेशा कोई न कोई छोटा देश उन्हें घर बेचने को तैयार रहेगा। आज हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगली बार आपसे यहाँ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना।